गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ओम प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, जमालपुर कॉलेज जमालपुर। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं उसका नाम अभिप्रेरण है, यानी मोटिवेशन है, जो कि पेपर फर्स्ट के यूनिट 7 का पार्ट है। सबसे पहले हम अभिप्रेरण के अर्थ एवं स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। मीनिंग एंड नेचर ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरण से सामान्य अर्थ वैसी अवस्था से होता है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब हम अभिप्रेरण के कुछ परिभाषाओं की चर्चा करेंगे, यानी डिफिनेशंस की चर्चा करेंगे। बैरन बर्न एंड कैंटोविच 1980 ने अभिप्रेरण को परिभाषित करते हुए कहा कि इन साइकोलॉजी वी डिफाइन मोटिवेशन एज अ हाइपोथेटिकल इंटरनल प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर बिहेवियर एंड डायरेक्ट्स इट टुवर्ड्स स्पेसिफिक गोल। मनोविज्ञान में हम लोग अभिप्रेरण को एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जो व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है तथा एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाता है। इसी प्रकार मॉर्गन किंग विजन स्कोपलर 1986 ने यह कहा कि मोटिवेशन रेफर्स टू ड्राइविंग एंड पुलिंग फोर्सेस व्हिच रिजल्ट in persistent behavior directed towards particular goals। अर्थात अभिप्रेरण से तात्पर्य एक प्रेरक तथा कर्षण बल से होता है, अर्थात ड्राइविंग एंड पुलिंग फोर्स से होता है, जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। इसी प्रकार विटिंग एंड विलियम्स 3 ने 1984 में यह कहा कि मोटिवेशन इज अ सेट ऑफ कंडीशन विच एक्टिवेट, डायरेक्ट्स एंड मेंटेन बिहेवियर टुवर्ड्स सम गोल। अभिप्रेरण अवस्थाओं का एक ऐसा समुच्चय है जो व्यवहार को सक्रिय करता है, निर्देशित करता है तथा किसी लक्ष्य की ओर उसे बनाए रखता है। अब हम कुछ मौलिक अभिप्रेरणात्मक संप्रति यानी बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करते हैं, जो मोटिवेशन के स्वरूप यानी अभिप्रेरण के स्वरूप को समझने में काफी मदद करेगी। अब there are three components of motivational cycle, which is need यानी आवश्यकता, ड्राइव यानी प्रणोद, इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन। नीड इज एन ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ डिफिशियंसी और एक्सेस, अर्थात जब प्राणी के शरीर में किसी चीज की कमी या अति होती है तो इसे हम आवश्यकता की संज्ञा देते हैं। ड्राइव refers to a state of tension and activity that is aroused by need। अर्थात जब प्राणी या जीव में आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इससे स्वभावतः उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है और वह पहले से अधिक सक्रिय यानी एक्टिव तथा तनावपूर्ण मालूम पड़ता है। इसे हम प्रणोद कहते हैं। प्रणोद को सार्टेन ने 1973 में परिभाषित करते हुए कहा कि प्रणोद वैसे तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था को कहा जाता है जिसे आवश्यकता द्वारा उत्पन्न किया जाता है या जो किसी आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होती है। The word drive refers to a state of tension and activity that is aroused by one of these needs। Incentive, incentive is an object or response of others that can
fulfill the need and decrease the tension due to drive condition. लक्ष्य या प्रोत्साहन वातावरण का वह वस्तु है जो व्यक्ति या पशु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति तथा प्रमोद में कमी हो जाती है। इस प्रकार अगर हम समझने की कोशिश करें तो मोटिवेशन को इसके 3 कंपोनेंट्स यानी 3 तत्व, मुख्य तत्व नीड, ड्राइव, इंसेंटिव के माध्यम से समझा जा सकता है। अभिप्रेरक के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ मोटिव। Motives can be divided into 2 broad categories. One is biogenic मोटिव जिसे हम जैविक अभिप्रेरक भी कहते हैं या फिजियोलॉजिकल मोटिव भी कहते हैं या बायोलॉजिकल मोटिव भी कहते हैं या इनबॉर्न मोटिव भी कहते हैं। दूसरा सोशियोजेनिक मोटिव जिसे हम सोशल मोटिव भी कहते हैं। अगर हम इन दोनों ही मोटिव्स की चर्चा करें तो सबसे पहले इनबॉर्न मोटिव में हंगर, थर्स्ट, सेक्स, टेम्परेचर रेगुलेशन, एलिमिनेशन, पेन अवॉइडेंस, रेस्पिरेशन वगैरह आते हैं। तो बायोजेनिक मोटिव वैसे मोटिव को कहा जाता है जो व्यक्ति में जन्म से मौजूद होते हैं और इनके अभाव में किसी भी प्राणी का या व्यक्ति का जीवित रहना बहुत मुश्किल है। बिना बायोजेनिक मोटिव के व्यक्ति का सरवाइव कर पाना बहुत ही या व्यक्ति या किसी जीव का सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और सेफ्रीन एंड सेफ्रीन 1956 ने कुछ विशेषताओं की चर्चा की है जो बायोजेनिक मोटिव की कैटेगरी में आने के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला ये कि ये अभिप्रेरक यानी बायोलॉजिकल जो मोटिव्स हैं या बायोजेनिक मोटिव्स जो हैं प्राणी में जैविक मांग यानी बायोलॉजिकल डिमांड अर्थात क्षुब्ध आंतरिक संतुलन, डिस्टर्ब्ड इंटरनल स्टेट के प्रति एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करे या करता हो। दूसरा जैविक मांग अर्थात बायोलॉजिकल डिमांड अर्थात क्षुब्ध आंतरिक संतुलन यानी डिस्टर्ब्ड इंटरनल जो बैलेंस है उसके प्रति की गई प्रतिक्रिया से, रिस्पॉन्स से प्राणी में एक उत्तेजिता अवस्था उत्पन्न हो यानी एक लेवल ऑफ एक्साइटेशन या लेवल ऑफ एक्टिवेशन डेवलप हो। अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति में एक ही प्रजाति के सभी सदस्यों में समरूपता हो अर्थात अगर कोई बायोलॉजिकल डिमांड उत्पन्न हो रही है या मतलब उसकी कमी या अधिकता हो रही है और उसके कारण एक डिस्टर्ब इंटरनल स्टेट उत्पन्न हो रहा है जीव के अंदर, तो उस जीव के जो उस स्पीसीज के जो दूसरे जीव हैं उनके अंदर भी सेम फेनोमेना सेम कंडीशन में डेवलप होनी चाहिए। दूसरा ये एक्वायर्ड ना हो यानी अर्जित ना हो बल्कि ये इनबॉर्न हो। इस प्रकार बायोजेनिक मोटिव के 4 मुख्य क्राइटेरिया हैं और इनके आधार पर हम भूख को इस क्राइटेरिया के आधार पर हम भूख को, प्यास को, सेक्स को, टेम्परेचर रेगुलेशन यानी तापक्रम के नियमन को, मल मूत्र त्याग यानी एलिमिनेशन को, नींद को, दर्द परिहार यानी पेन अवॉइडेंस को, श्वसन को आदि को हम बायोजेनिक मोटिव की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है या प्रकार है सोशियोजेनिक मोटिव या सामाजिक अभिप्रेरक या सोशल मोटिव। इसमें
बेसिकली वैसे अभिप्रेरक होते हैं जो व्यक्ति में जन्म से तो मौजूद नहीं होते, परंतु जिसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सामाजिक रूप से अपने आप को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सीखता है। यानी ये लर्न्ड होते हैं और इसको व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने आप को सुपीरियर बनाए रखने के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए सीखता है। इसे सामाजिक अभिप्रेरक कहते हैं। इनमें उपलब्धि की आवश्यकता यानी नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर एंड स्टेटस, नीड फॉर एग्रेसिवनेस, नीड फॉर अप्रूवल आदि मुख्य हैं। यानी संबंधन की आवश्यकता, सत्ता एवं स्तर की आवश्यकता, आक्रमणशीलता की आवश्यकता, अनुमोदन की आवश्यकता, इन सभी आवश्यकताओं को हम सोशियोजेनिक या सोशल मोटिव के अंतर्गत हैं। अब हम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिव की बात करेंगे। आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरक की चर्चा हम यहां पे करेंगे। देखिए, आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरक ऐसे दो महत्वपूर्ण अभिप्रेरक हैं जिस पर मनोवैज्ञानिकों ने हाल के वर्षों में काफी बल डाला है। और मोटे तौर पर आंतरिक अभिप्रेरण से तात्पर्य स्पॉन्टेनियस इंटरेस्ट से होता है। स्पॉन्टेनियस इंटरेस्ट, लाइक इंट्रिंसिक motivation occurs when someone does something because they love to do it or find it intrinsic। आंतरिक अभिप्रेरक से तात्पर्य स्वतः अभिरुचि से होता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि उसमें उसकी अभिरुचि है तथा उस कार्य को करने में खुशी मिलती है, तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति में आंतरिक अभिप्रेरण यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। उसी प्रकार दूसरा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसको हम बाह्य अभिप्रेरण कहते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज when someone does something for external reward or to avoid negative consequences। बाह्य अभिप्रेरण का संबंध बाह्य पुरस्कार से होता है। बाह्य अभिप्रेरक व्यक्ति के भीतर न होकर बाहर होता है, तो इसका संबंध पुरस्कार यानी रिवॉर्ड, वेतन, पे, श्रेणी, ग्रेड आदि से होता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी काम करने के लिए 10 रुपया मिलता है, तो 10 रुपया यहां बाह्य अभिप्रेरक यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण होगा। फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोटिव्स, कुंठा तथा प्रेरकों के बीच के संघर्ष की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन क्या है। देखिए, फ्रस्ट्रेशन डेवलप्स आफ्टर ब्लॉकिंग ऑफ ऑनगोइंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अर्थात जब व्यक्ति किसी कारण से अपने निश्चित लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता, तो इससे उसके अंदर एक विशेष स्थिति उत्पन्न होती है जिसे हम कुंठा कहते हैं, या वह कुंठित हो जाता है। On the basis of causative factors, frustration can be divided into 3 types। कुंठा उत्पन्न होने के कारणों के आधार पर 3 प्रकारों में इसे बांटा जा सकता है। Environmental frustration, personal frustration and conflict produced frustration। जब व्यक्ति अपने पर्यावरणीय कुंठा यानी इन्वायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन, जब व्यक्ति अपने पर्यावरणीय अड़चन के कारण अपने निश्चित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, तो इससे उत्पन्न कुंठा को पर्यावरणीय कुंठा कहा जाता है यानी इन्वायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। जैसे कि सड़क पर यातायात की भीड़ होना, दरवाजे का बंद हो जाना, पैसा कम हो जाना इत्यादि। पर्सनल फ्रस्ट्रेशन यानी व्यक्तिगत कुंठा, कुछ कुंठा व्यक्ति में उनके व्यक्तिगत कारकों यानी पर्सनल फैक्टर्स से उत्पन्न होते हैं, जैसे शारीरिक विकलांगता, कुछ विशिष्ट क्षमताओं की कमी या अपर्याप्त लाभ, नियंत्रण, इनएडिक्वेट सेल्फ कंट्रोल, अपर्याप्त नियंत्रण, स्वनियंत्रण यानी इनएडिक्वेट सेल्फ कंट्रोल आदि। संघर्ष उत्पन्न कुंठा यानी कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस फ्रस्ट्रेशन,
देखिए, जब जो अभिप्रेरक यानी मोटिव्स अपनी संपुष्टि एक ही समय में चाहते हैं, परंतु व्यक्ति इसमें से किसी एक अभिप्रेरक यानी मोटिव की ही संतुष्टि कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव होता है, जिससे कुंठा उत्पन्न होती है। इसे संघर्ष उत्पन्न कुंठा यानी कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन की संज्ञा भी दी जाती है या कहा जाता है। जैसे यदि कोई छात्र सिनेमा भी देखना चाहता है, परंतु इस तरह के कार्य में पैसा भी नहीं खर्च करना चाहता, तो ऐसी स्थिति में उसमें जो कुंठा उत्पन्न होगी, उसे संघर्ष उत्पन्न कुंठा की संज्ञा दी जाएगी। प्रसिद्ध समाज मनोवैज्ञानिक यानी सोशल साइकोलॉजिस्ट कर्ट लेविन ने 1972 में अभिप्रेरकों के संघर्ष को 4 मुख्य भागों में बांटा है। पहला है उपागम उपागम संघर्ष, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा है अवॉइडेंस अवॉइडेंस यानी परिहार परिहार संघर्ष। तीसरा है उपागम परिहार संघर्ष यानी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। और चौथा है बहु उपागम परिहार संघर्ष। एक एक कर हम इनकी चर्चा यहां करेंगे। उपागम उपागम संघर्ष यानी अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। जब व्यक्ति के सामने दो पॉजिटिव गोल यानी धनात्मक लक्ष्य होते हैं और वह इन दोनों की प्राप्ति एक साथ ही कर देना चाहता है, तो इससे उस व्यक्ति में एक विशेष संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसे उपागम उपागम संघर्ष यानी अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। जैसे यदि कोई छात्र रात में अपने मित्र की बारात में शामिल होना चाहता है तथा साथ साथ उसी समय अपने पिता के साथ कुछ आवश्यक सामान खरीदने भी जाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में जो संघर्ष उत्पन्न होगा, उसे उपागम उपागम संघर्ष की संज्ञा दी जाएगी। दूसरा है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट यानी परिहार परिहार संघर्ष। इस तरह के संघर्ष में व्यक्ति के सामने दो ऋणात्मक लक्ष्य यानी निगेटिव गोल्स होते हैं और उसे इन दोनों लक्ष्यों में से किसी एक को स्वीकार करना ही होता है। सच्चाई यह है कि व्यक्ति इन दोनों को ठुकराना चाहता है, परंतु न चाहते हुए भी उसे किसी एक को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे यदि कोई छात्र पढ़ना भी नहीं चाहता हो तथा साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसमें परिहार परिहार यानी अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। अब अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट यानी उपागम परिहार संघर्ष। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसी लक्ष्य के कुछ ऐसे भी पहलू होते हैं जिससे वह दूर रहना चाहता है, तो इससे उसके मन में एक विशेष संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसे उपागम परिहार संघर्ष यानी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट की संज्ञा दी जाती है। जैसे अगर कोई लड़की एक अच्छी तथा लोकप्रिय नायिका बनना चाहती है, परंतु इससे उसे स्टेज पर लोगों के सामने काम करने में डर भी लगता है, ऐसी स्थिति में उसमें अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा। चौथा मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट बहु उपागम परिहार संघर्ष। बहु उपागम परिहार संघर्ष से तात्पर्य ऐसे संघर्ष से होता है जिसमें दो से अधिक धनात्मक तथा दो से अधिक ऋणात्मक लक्ष्य मौजूद होते हैं, जिनकी प्राप्ति व्यक्ति एक ही समय में करना चाहता है। तो जीवन की अधिकांश परिस्थितियां सचमुच में ऐसी ही होती हैं, जहां व्यक्ति को अनेकों धनात्मक तथा ऋणात्मक लक्ष्यों का सामना एक साथ करना पड़ता है। इस तरह की परिस्थिति में उत्पन्न संघर्ष को हम बहु उपागम परिहार संघर्ष कहते हैं। धन्यवाद।